हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं क्लास 12th का, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक वेक्टर अलजेब्रा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, लेमडा के ऊपर ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको रेंज बताना है इसका। ठीक है, ध्यान से कंसेप्ट को सीखना। सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूं। नंबर लाइन ये रहा बच्चों, ठीक है। यहां कहीं -3 को रख लो, यहां पर कहीं आपका 0 है और यहां पर कहीं 2 है, ठीक है। जब आप लेमडा की बात कर रहे हैं तो लेमडा इस इंटरवल में है, तो मॉडुलस ऑफ लेमडा का क्या होगा, मॉडुलस ऑफ लेमडा इस इंटरवल से लेकर 3 तक पहुंच जाएगा। ये बना मॉडुलस ऑफ लेमडा। देखो यहां तक, समझे कि नहीं। अगर लेमडा के ऊपर ये कंडीशन होती, लेमडा के ऊपर ये कंडीशन होती, तो मॉडुलस ऑफ लेमडा इस कंडीशन को फॉलो करता। मॉड लेने के बाद नेगेटिव तो बचेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। अब इस कंडीशन को देखिए और इसे देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज तो छूट गई हैं। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो। अब इन वैल्यूज के ऊपर अगर आप मॉडुलस लेंगे तो मॉड लेमडा का इंटरवल क्या बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, समझे। तो इसे और इसे कंबाइन करके देख लो, तो फिर इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को भी कंबाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब मॉड लेमडा के ऊपर कंडीशन क्या बन जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी। नंबर लाइन पे तो मैंने पहले ही दिखा दिया था, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में दोनों तरफ मॉड ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ लेमडा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इधर हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को आप पुट कर दें बेटा। फिलहाल इसे मैं मिडिल में ऐसे लिख ले रहा हूं, यहां पर 3 इंटू 3 यानी 9, इस वाले में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैं पुट कर दूंगा, तो 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका रेंज क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा क्लोज इंटरवल 0,9। 0,9 यानी ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, वी हैव दिस कंडीशन ऑल्सो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन बता रखी है। तो आपको थीटा के ऊपर इंटरवल पता करना है। देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, यही मतलब होता है ए डॉट बी का। अब ये आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो थीटा के ऊपर क्या कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली बात कि थीटा यहां पर π/2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि cos π/2 0 होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि π/2 के इक्वल कौन से वाले इंटरवल में बोला गया है। देखो π/2 इसमें भी इंक्लूड होगा, π/2 इसमें भी इंक्लूड होगा और π/2 इसमें भी इंक्लूड होगा। ऑप्शन ए में π/2 इंक्लूड नहीं है, मतलब इसे हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन एक बात और सुनना, यहां पर कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, 0 से π, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड क्वाड्रेंट भी है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए cos थीटा नेगेटिव होता है, तो यहां पर अगर cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे तो ये LHS वाला किस तरीके से इस कंडीशन को फॉलो कर पाएगा, समझ गए मेरी बात। क्योंकि LHS में वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, वो तो कभी नेगेटिव होंगे नहीं। और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का ले लोगे तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो फिर ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। इसी तरीके से ऑप्शन सी वाले को भी आपको हटा देना पड़ेगा, ऑप्शन बी वाला भी हट चुका है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, समझे मेरी बात। यानी एंगल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना पड़ेगा, तभी जाके cos थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव होगी। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा हुआ है? इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए के इक्वल, यानी इसने आपको बता दिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए के इक्वल। लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, मतलब कोई भी रियल नंबर है, बस ये जीरो नहीं होगा, लैम्डा की बात हो रही है। तो इसके बारे में बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा। देखिए, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से हमें वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और लैम्डा में कंडीशन निकालनी है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर यहां से इसे मॉड लैम्डा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप सिंपली ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल्स मॉड लैम्डा, यानी ऑप्शन सी तो गया। ऑप्शन डी वाले को हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे देखना ध्यान से। ए की वैल्यू को क्या हम 1 अपॉन मॉड लैम्डा लिख सकते हैं? हाँ, तो लिख तो सकते हैं, देख लो ध्यान से। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी को आप चेक करिए, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 ये रहा, क्या बोला हुआ है? लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो यूनिट वेक्टर्स होंगे एंड थीटा इनके बीच का एंगल होगा। तो आपको बताना है कि a प्लस बी, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर कब होगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो थीटा के ऊपर क्या कंडीशन होगी, आपसे ये पूछा गया है। इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे अगर हम, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब LHS वाले को आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस तरीके से। यहां पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जिसे आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर बीच में आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट ए, फिर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा। ये दोनों इक्वल होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है डॉट प्रोडक्ट में बच्चों, है ना। जिनको पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोस कॉम्यूटेटिव नेचर। ठीक है, तो यहां पर हमने बी डॉट ए की जगह पर ए डॉट बी रख दिया, तो ये ट्वाइस हो गया। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1, RHS में इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी को देखो ऐसे लिखो, नाउ दैट इज इक्वल टू -1। चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। 1 + 1 यानी 2, 1 - 2 यानी RHS में भेज दो 2 को, तो 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। अब यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स को हम फिर से रखेंगे, cos थीटा, नाउ दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से cos थीटा आपको दे देगा -12। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3। 2π/3। ऑप्शन डी को चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। क्या बोला हुआ है? A इज परपेंडिकुलर टू B एंड A इज परपेंडिकुलर टू C। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि A इज इन द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस C। वेक्टर A इज इन द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस C। अब अगर कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो दैट मींस हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वाला वेक्टर। अब यहां पर देख लो, वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। ऑप्शन ए में आपको यही बात बताई गई है। बात समझे मेरी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है? हाउ मेनी वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर पॉसिबल। अब वैसे तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बड़े खतरनाक वेक्टर्स हैं। आप देखो एक बार आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को। यहां पर कंसेप्ट सिंपल सा है, अगर कोई से भी दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और हमें ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है
जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो सीधा सा फॉर्मूला है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। अब ये 1 यूनिट वेक्टर आया, एक और यूनिट वेक्टर आएगा बिलो द प्लेन, तो प्लस माइनस लगा देते हैं इस तरीके से। तो हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स a एंड b? तो बेसिकली 2 यूनिट वेक्टर पॉसिबल होंगे, एग्जैक्टली 2, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। समझे बच्चों? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 ये रहा, यहां पर आपको थीटा के बारे में बताया हुआ है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी के बीच में है। तो फिर ये कंडीशन अगर होगी तो थीटा किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। ए डॉट बी का मतलब ये हुआ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले रखा है, मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कैंसिल हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट ओनली विद कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे कॉस और साइन की वैल्यू इक्वल होती है, तो थीटा इक्वल्स पाई बाई 4 पे। ठीक है, वैसे आप यहां पर कॉस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करके टेन थीटा इक्वल टू 1, फिर वहां से थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 या 45 डिग्री भी लिख सकते हो। फिलहाल ऑप्शन बी ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ध्यान से देखो मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है, वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। आपसे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछी गई है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ए कैप प्लस बी कैप, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, फिर ये आपका हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू 25। डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ए कैप डॉट ए कैप यानी ऐसे आएगा, प्लस फिर ये आएगा, फिर आपको मिलेगा 2 ए कैप डॉट बी कैप, नाउ दैट इज इक्वल टू 25। अब यहां से इन वैल्यूज को हम यूज करने वाले हैं, तो 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, यानी ये 25 हो जाएगा। 25 प्लस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 25। तो यहां से फाइनली आपको मिलेगा 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? डन। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम कंसिडर कर लेंगे, तो दैट मीन्स इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे आ जाएगा आपका -2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये हो गया आपका 0। यहां पर आपने वैल्यू निकाल रखी है और ये आपको गिवन है ऑलरेडी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आपको दे देगा 25। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। प्लस माइनस 5 क्यों नहीं लगाया? एनीवे ऑप्शन बी ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आप मुझे बताना कि यहां प्लस माइनस 5 क्यों नहीं लगाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 हियर। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, such that vector a plus 2 times vector b and this vector they are perpendicular to each other। तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो भाई इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लो और इसे 0 के इक्वल रख दो। यहां से डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 5 वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -4 ए डॉट बी प्लस का 10 बी डॉट ए, समझे? फिर आपको मिलेगा -8 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये पूरा 0 है।
ए और बी के बारे में बताया हुआ है कि ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं बेसिकली, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होगी, तो 5 इंटू 1 है ना, बस रहने दो इसको। यहां पर इसे ए डॉट बी लिखोगे तो 10 टाइम्स ए डॉट बी माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी, यानी 10 माइनस 4 यानी 6 टाइम्स ए डॉट बी। फिर यहां पर आएगा माइनस 8 इंटू 1, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से 8 को उधर ले जाओ, 5 को भी उधर ले जाएंगे। मीनवाइल यहां पर बचेगा 6 ए डॉट बी। ए डॉट बी को आप ऐसे लिख लो, उधर हमने इसको +8 बनाया था, इसे -5, 8 माइनस 5 यानी 3। यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फिर से आप 1 के इक्वल रख देंगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल्स 3/6 विच इज 1/2। cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा π/3 हो। π/3 यानी 60 डिग्री भी आप लिख सकते हो, तो 60 डिग्री का मतलब ऑप्शन बी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 ये रहा, इसमें क्या बोला हुआ है? वेक्टर ए दिया हुआ है और आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछा है इसी वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डायरेक्शन मतलब जे कैप की डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा -2 जे कैप। -2 जे कैप का मतलब ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहां पर मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली इस वेक्टर के लिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अंडर रूट में आई कैप का कोफिशिएंट मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट मतलब -√2 का स्क्वायर, तो +2 हो जाएगा। फिर के कैप का कोफिशिएंट यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। ये आपको देगा अंडर रूट में 12। अंडर रूट 12 तो फिलहाल कहीं नहीं है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2√3 बन जाएगा। ऑप्शन सी को चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर्स दिस एंड दिस इन द रेशो 1:1। अब 1:1 का मतलब यह हुआ कि ये मिड पॉइंट की बात कर रहा है। मिड पॉइंट की बात की जा रही है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। इसके और इसके मिड पॉइंट की बात की जा रही है, तो क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो, मतलब 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी प्लस ये क्या है? वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी, और इसे 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर अपॉन 2, मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स वेक्टर ए अपॉन में 2, 3 टाइम्स वेक्टर ए अपॉन 2, यानी ऑप्शन सी को चेक करिए, ध्यान से देखो, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है? द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी इज गिवन बाय। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आपको लिखना है वेक्टर ए बी यानी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करोगे, ये बनेगा 3i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2i कैप प्लस 0j कैप लिखना है तो लिख लो भाई, माइनस 3k कैप। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 2 यानी 1i कैप, सिर्फ i कैप रहने दो, j कैप माइनस 0j कैप यानी सिर्फ j कैप आएगा। फिर ये आपका बनेगा प्लस का 3k कैप यानी ऐसे आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऑप्शन डी, क्वेश्चन 13 ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन है, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू जो आरएचएस में है। अगर एक्यूट एंगल बोलेगा तो आप न्यूमरेटर वाले का मॉडुलस ले लेंगे, समझे? तो मॉडुलस कब लेंगे? जब एक्यूट एंगल बोलता है। फिलहाल आपके क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम न्यूमरेटर में मॉडुलस यूज नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का मुझे डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, तो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है -1, ध्यान से देखिए। ठीक है,
आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर बेसिकली आपको सिर्फ -1 इंटू 1 दिखेगा, यानी -1 दिखेगा, मतलब जे कैप के कोफिशिएंट्स ही तो मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट है, बट यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, यहां पर के कैप का कोफिशिएंट 0 है। समझ गए? तो सिर्फ के कैप के कोफिशिएंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा -1। डिनोमिनेटर में इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2 और इसका भी आएगा √2। तो यहां पर √2 इंटू √2 यानी सिर्फ 2 आ जाएगा, ये बन गया कॉस थीटा के इक्वल। तो यहां से थीटा आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, जिसे आप 2π/3 कह सकते हो। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें क्या है? द वैल्यू ऑफ लैम्डा अपॉन 8 फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से लैम्डा आएगा, फिर लैम्डा अपॉन 8 को भी देख लेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपको मिलेगा 2 3 6 माइनस लैम्डा प्लस में 2। अब ये डॉट प्रोडक्ट आ चुका है, इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर बोले गए थे। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8। लैम्डा की वैल्यू 8 है, बट आपसे लैम्डा की वैल्यू नहीं पूछी है, लैम्डा अपॉन 8 की वैल्यू पूछी है। तो लैम्डा अपॉन 8 क्या आ जाएगा? तो 1 आएगा। 1 आपके ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा बेटा, ये रहा। जल्दबाजी में आप ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को लगेगा कि यहां पर लैम्डा ही पूछा हुआ है ना, तो गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स आपके पास हैं, अगर इसे हम वेक्टर ए बोलें और इसे हम वेक्टर बी बोलें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे। तो यहां पर आप डिटर्मिनेंट बनाओगे आई कैप, जे कैप और ये रहा के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का तो नहीं है और के कैप का कोफिशिएंट 1 है। वेक्टर बी में आई कैप वाला गायब है, देख लो, मतलब 0 1 1 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, कैसे आएगा देख लेते हैं जरा। तो ये बनेगा आपका 0 माइनस यानी माइनस आई कैप आएगा, फिर माइनस जे कैप यानी माइनस जे कैप ही रहेगा, फिर आपका प्लस में के कैप। एक बार चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं, ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चों, अब इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा √3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा। फिलहाल आपके ऑप्शन को हम देख लेते हैं, √3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है बच्चों, वैसे एक बात बताओ, यहां पर पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स गिवन हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स गिवन होते तो फॉर्मूले में क्या चेंज होता? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है? वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू भी दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एक मेथड और भी हो सकता है, बता दूंगा बोल के। ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज करिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका एक नाम और भी है, क्या है इसका नाम मुझे कमेंट करके बताना। वैसे यहां पर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। खैर, तो अब यहां पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, स्क्वायर को हटा दो तो इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यहां पर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे यानी 64, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 3 मतलब 9 माइनस ए डॉट बी यानी 12√3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 64 इंटू 9 क्या आएगा भाई? 576, देखो ध्यान से, माइनस ये बनेगा 144 इंटू 3 क्या बन जाएगा?
ऐसे। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 - 2 यानी 4, 7 - 3 यानी 4 और 5 - 4 यानी 1, यानी आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √144 यानी 12, यानी ऑप्शन डी को एक बार चेक करिए, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला हुआ है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ध्यान से देख लो। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सेकंड मेथड नहीं बताया ना, यहां बताऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू पता ही है, 10 × 2 यानी 20। बस कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, इसके पास आ जाओ। ये क्या होगा, यहां से साइन थीटा क्या मिलेगा, 16/20 यानी 4/5। समझे, ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। ये है 4, ये है 5, तो ये 3 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपका कॉस थीटा आपको मिल जाएगा, दैट इज 3/5। इसे उठा के ले आओ और यहां पुट कर दो, यानी ये आ जाएगा 12। चेक करिए, 5 4 जा, समझे, तो 4 × 3 यानी 12। ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पिछले वाले मेथड की तरह भी करके देखना और पिछले क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखना, जो आपको अच्छा लगे उसे आप याद रख सकते हैं। वैसे वो जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी उसका नाम क्या था, आपसे पूछा है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 19 में क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दे रिप्रेजेंट टू साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली फॉर अ ट्राइंगल ABC। आपको लेंथ ऑफ मीडियन बताना है विच पासेस थ्रू वर्टेक्स A। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसे MCQs में कई बार पूछा जा चुका है CBSE एग्जाम में 1 नंबर के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि इसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है, पहले 4 मार्कर क्वेश्चंस भी आते थे, है ना। खैर, तो फिलहाल हमारे पास वेक्टर AB की वैल्यू है, ये वेक्टर AB है, ये वाला वेक्टर AB है, दैट इज j कैप प्लस k कैप, और हमें वेक्टर AC भी दे रखा है, ये रहा वेक्टर AC, दैट इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यहां से एक मीडियन हम लेकर आएंगे, हमको इस मीडियन AD की लेंथ निकालनी है। ठीक है बेटा, राइट। तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप यहां पर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो। ध्यान से देखिए, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC। ध्यान से देखिए, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू वेक्टर AC। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया। यहां से आपको वेक्टर BC बड़े आराम से मिल जाएगा। क्या बनेगा, वेक्टर AC माइनस वेक्टर AB। अब इनकी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, ये रहा वेक्टर AC, ये रहा वेक्टर AB। सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो AC में से AB को, तो 3i कैप, ठीक है, माइनस j कैप, क्या बनेगा, माइनस का 2j कैप, 4k कैप माइनस k कैप, क्या बनेगा, प्लस का 3k कैप बनेगा। ठीक है, वेक्टर BC आ गया तो इसका हाफ भी हम आराम से ले सकते हैं, ये बन जाएगा वेक्टर BD। कुछ समझे, यहां से आपने मीडियन ड्रॉ किया है ना, तो अपोजिट साइड को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देगा, तो जो BC वेक्टर है उसका हाफ करेंगे तो BD वेक्टर भी मिल जाएगा और DC वेक्टर भी मिल जाएगा। मुझे फिलहाल BD वेक्टर की जरूरत है, तो यहां पर BC/2 करने वाला हूं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल रहा है 3/2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3/2 k कैप। ठीक है बच्चों, डन। अब आप ट्राइंगल को पकड़िए, ट्राइंगल ABD, और इसमें भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर लेंगे। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD विल बी इक्वल टू वेक्टर AD। ध्यान से देखो, ठीक है, आपको इसी वेक्टर AD की वैल्यू निकालनी है ताकि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सको, यानी लेंथ निकाल सको। ठीक है, तो चलिए जरा वेक्टर AD लिख लेते हैं।
ए बी प्लस बी डी, ये आपका ए बी है, ये रहा बी डी, दोनों को ऐड करेंगे 3/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप, यानी कट गया 3/2 के कैप और ये 1 के कैप, क्या बनेगा 5/2 के कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ये बनेगा 9/4 प्लस 25/4 पूरे का अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा 34/4 अंडर रूट में, विच कैन फर्दर बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 34/2, अंडर रूट 34/2। ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स के वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है अंडर रूट 62/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसे ध्यान से देखो और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को देखो। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर ए है, और वेक्टर बी क्या है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। दैट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हमसे इसी की वैल्यू पूछ रखी है। यहां पर ये जो वेक्टर ए और बी हैं, ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को दिखा रहे हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। अब वैसे तो ये चीज मैंने आपसे आज की क्लास में पूछी है, बट फिलहाल मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर डायगोनल्स के वेक्टर हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट 62/2 के इक्वल, क्योंकि ये एरिया है और एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ ये 2 कट जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले 2 कट जाएंगे, और जो आपके लिए मिलेगा वो होगा ये। और फिलहाल यही आपसे पूछा हुआ है अंडर रूट 62। ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो गया। समझे बच्चों, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन 21 में क्या है, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज 5, तो आपको लेमडा निकालना है। कंसेप्ट सुनो ध्यान से, अगर आपको प्रोजेक्शन या स्केलर प्रोजेक्शन एक ही बात है, प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का किस पे, तो वेक्टर बी पे, तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप, यानी पहला वेक्टर डॉट दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर। समझे, ठीक है। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो बी कैप का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए तो है ही। ठीक है, तो अब यहां पर इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 5 के इक्वल। शुरू करते हैं जरा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लेना है। आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लेमडा आ रहा है, ध्यान से देखिए, और फिर के कैप के कोफिशिएंट आपको 2 देंगे, अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5। मैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को यहीं पर निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है मैंने, 1 + 4 + 4। इसे अगर मैं वेक्टर बी बोलूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैंने लिख दिया है। ठीक है, यानी ये आएगा 3 अंडर रूट 9 मतलब 3, ये बन जाएगा 15 के इक्वल। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, 3 - 2 लेमडा इज इक्वल टू 15। साइड चेंज करो बेटा, 3 - 15 इज इक्वल टू 2 लेमडा, दैट मीन्स 2 लेमडा आ जाएगा -12, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी -6। -6 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला हुआ है, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6। सबसे पहले इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना होगा, 2i कैप - 2j कैप प्लस k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में 4 + 4 + 1। ये तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, ये जो मिला इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1। तुम्हें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि इसी डायरेक्शन में हो, मतलब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड हो 6। तो इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो गया।
ये नीचे वाला आपको 3 देगा, ध्यान से देख लो, अंडर रूट में 9, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा आया था ना। तो ये 3 बनेगा, 3 2 जा 6, यानी 2 टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो, फिलहाल मैं ऑप्शंस को देख रहा हूं। ऑप्शन सी में है 2 टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यानी ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 23 को देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल भी होंगे। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या है, 1 -6 एंड 1। मैं कोमा लगा के जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्टली इनके रेशियोज को इक्वल कर दूंगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या है, तो 2 -12 एंड लेमडा। अब इनका रेशियो लो और इन्हें इक्वल रख दो, क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। आपको यहां से लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से फर्स्ट कंडीशन यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/λ, इसे ले लो। यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेटा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से आपको लेमडा 2 मिल जाएगा, वरना आप ऑप्शन ए की तरफ भाग जाओगे। 1/λ है वो, लेमडा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में ध्यान से देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 24 बच्चों। क्या बोला हुआ है, टू वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। तो बेसिकली ये आपका वेक्टर ओ ए है, ये आपका वेक्टर ओ बी है। आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी बताना है। इसे हम कैसे निकालेंगे, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सारी कहानी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो यहां पर हम साइड में निकाल लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये है आपका आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 3 2 फर्स्ट वेक्टर में से, और सेकंड वेक्टर में है 2 -3 एंड 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा हमें। ये बनेगा 3 + 6 यानी 9 आई कैप। ठीक है, फिर आप लिखेंगे जे कैप वाला, तो 2 - 4 यानी -2, यानी प्लस का 2 जे कैप आएगा। फिर आप के कैप वाला लिखेंगे तो माइनस का 6 और -6 यानी माइनस का 12 के कैप आएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं पर निकाल लो, तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 81 आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। अब इन सबको जरा हम ऐड कर लेते हैं, 4 + 4 8 + 1 यानी 9, 4 + 8 यानी 12 का 2 कैरी 1, 1 + 1 यानी 2, अंडर रूट 229। हमें इसे 2 से डिवाइड भी करना है इस पूरे मैग्नीट्यूड को, यानी आपका एरिया इस तरीके से आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी वाला ठीक हो गया, हाफ ऑफ अंडर रूट 229। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 ये रहा बच्चों। क्या दे रखा है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ठीक होगी। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अल्फा टेस्ट सीरीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा देखा हो तो आपको इस क्वेश्चन का रिजल्ट पता होगा। मेरे को पता है, कुछ बातें अगर आप मेमोरी में रख लोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। ऑप्शन ए यहां पर ठीक होगा वैसे तो, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं। जो भी दे रखा है उसमें दोनों तरफ वेक्टर ए से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आरएचएस वाला नल वेक्टर हो जाएगा। एलएचएस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यानी नल वेक्टर आएगा। फिर आप लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। मैंने साइड चेंज कर दिया है, इसे उठा के उधर ले गया हूं। इसे आप सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया। अगेन क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसे हम फिर से कंसीडर करेंगे, और अब दोनों तरफ वेक्टर बी से क्रॉस ले लो। आपका मन करे वेक्टर सी से लेने का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों तरफ तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगेन हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस ये नल वेक्टर आएगा प्लस बी क्रॉस सी, आरएचएस वाला नल वेक्टर ही रहेगा। इस वाले को आप नेगेटिव ए क्रॉस बी कर दो प्लस
बी क्रॉस सी पहले से ही है, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। साइड चेंज करोगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी आ जाएगा। इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए, दोनों को कंबाइन करो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। और यही आपके ऑप्शन ए में है, मतलब ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी यहां पर मिला था, एंड ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, तो ये रहा। तो फिर ये बी क्रॉस सी के भी तो इक्वल हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे ना। ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन 26। क्या बोला हुआ है? वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहां से शुरू करेंगे, दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लो। आरएचएस में नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद डॉट प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। एक स्टेप मैंने बाईपास कर दिया है। ठीक है बच्चों, 0 स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर अगेन हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बट मैं वो स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली लिखूंगा। ए डॉट ए यानी मॉड ए का स्क्वायर आएगा, आप चेक करके देख लेना। फिर आपको मिलेगा ए डॉट बी, फिर आपको मिलेगा ए डॉट सी, फिर आपको मिलेगा बी डॉट ए, फिर आपको मिलेगा बी डॉट बी जिसे आप मॉड बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपको मिलेगा बी डॉट सी, फिर आपको मिलेगा सी डॉट ए, देन यू विल गेट सी डॉट बी, देन यू विल गेट सी डॉट सी जिसे हम मॉड सी का स्क्वायर लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ए, मॉड बी एंड मॉड सी ये तीनों 1 के इक्वल होंगे क्योंकि वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। तो यहां पर 1 का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ये रहा मॉड बी स्क्वायर और ये रहा मॉड सी स्क्वायर। तो इन तीनों को तो हमने लिख लिया। प्लस ध्यान से देखना, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम होंगे, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, फिर इसके बाद बी डॉट सी को ढूंढो। ये रहा बी डॉट सी और ये रहा सी डॉट बी, अगेन दोनों सेम होंगे, तो ट्वाइस बी डॉट सी। अब इसके बाद ए डॉट सी, ये रहा ए डॉट सी और ये रहा सी डॉट ए, दोनों सेम होंगे, मतलब 2 टाइम्स सी डॉट ए। ये पूरा 0 के इक्वल है बेटा। एलएचएस में ये तीनों मिलकर 3 बनाएंगे, प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर जो भी बचेगा इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या बचेगा अंदर? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इन तीनों में से 2 कॉमन लेने के बाद मैं उसे नहीं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको लेमडा बोल दूं सो दैट मुझे कम लिखना पड़े, तो आपका ये वाला स्टेप ऐसा दिखेगा आपको। ध्यान से देखिए, यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2, यानी ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 ये रहा बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, देखिए अगर मुझे सिर्फ प्रोजेक्शन लिखना हो, जिसे हम स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, अगर ये लिखना हो तो फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट बी कैप। ये आपको एक नंबर दे देगा, लेंथ होती है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब आपको निकालना है प्रोजेक्शन, कौन सा? प्रोजेक्शन वेक्टर, किसका? वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर। तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो आपने अभी ऊपर लिखा है, यानी वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए डॉट बी कैप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा ये, यानी बी कैप। ठीक है, अपने ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाले को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसे कैसे लिखोगे? वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझे? अब देखते हैं जरा, न्यूमरेटर में a डॉट बी, ये तो अभी भी एक नंबर ही होगा, तो ये न्यूमरेटर वाला तो एक नंबर ही है, अपॉन ये वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर है कोई, है ना, और ये भी कोई नंबर है,
यानी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाहर है वेक्टर बी एज इट इज। अब यहां से जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए डॉट बी, बाहर वेक्टर बी, नीचे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन 27 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 हियर। आपको k की वैल्यू बतानी है ताकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों। ओके, एक काम करते हैं, इसे पॉइंट A बोलते हैं, इसे पॉइंट B और इसे पॉइंट C। मैं यहां पर वेक्टर AB लिखने वाला हूं। ठीक है, तो वेक्टर AB क्या आएगा, ये बनेगा 3i कैप प्लस k प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर मैं लिखूंगा वेक्टर BC, तो वेक्टर BC क्या आएगा, 3 - 1 यानी 2i कैप, ठीक है, 5 - kj कैप प्लस 0k कैप, उसे मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे, यानी 3:2 विल बी इक्वल टू k प्लस 10 ओवर 5 - k। इसको सिंप्लीफाई करके हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 3 × 5 = 15 - 3k इज इक्वल टू 2k प्लस 20। इस -3k को उधर ले जाओ तो ये बनेगा प्लस का 5k, 20 को इधर ले आओ, 15 - 20 यानी माइनस का 5 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 को लेते हैं, विच आर बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 29 में क्या बोला हुआ है, असर्शन का स्टेटमेंट आपके सामने है। द यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर गिवन बाय प्लस माइनस के। ठीक है, देख लेंगे इसको भी। रीजन में बोला हुआ है द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी बोथ आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये हम आज की क्लास में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, यानी रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम असर्शन वाले स्टेटमेंट को चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों वेक्टर्स का ना क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो चलो मैं यहां पर लेके देख लेता हूं बेटा, आई कैप, जे कैप और ये रहा के कैप। तो फर्स्ट वेक्टर में से आपको मिलेगा 1 - 1 0, सेकेंड वेक्टर में से आपको मिलेगा 1 1 एंड 0। ठीक है, इसे आप थर्ड कॉलम से ही एक्सपेंड कर दो, डिटर्मिनेंट ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 × 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2k कैप। ठीक है, ये तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिला वो आ गया। अब ये वेक्टर जो हमें मिला है इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं। तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और आगे प्लस माइनस लगा दो। इसको सिंप्लीफाई करके देखना बेटा, क्या आपको प्लस माइनस के कैप मिलेगा? मिलना तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो दोबारा करके देखना। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, असर्शन का स्टेटमेंट फिलहाल ट्रू है, रीजन का स्टेटमेंट भी ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन 29 का ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखो मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन के स्टेटमेंट में बोला हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 9। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 49 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 49 प्लस 32, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, अंडर रूट 81 यानी 9, यानी यही तो यहां पर बोल रखा है। मतलब असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट, ट्रू है। रीजन में बोला हुआ है अगर कोई वेक्टर इस तरीके से है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। ये हो गया फॉल्स। इसको करेक्ट कैसे करेंगे भाई साहब? असर्शन में अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बात समझे? With that, I would like to wind up the class for now. But before that, please hit the like button of this video, share this video with all of your classmates. इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।